नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप लोग देख रहे हैं शिक्षा पॉइंट और इंग्लिश की इस क्लास में आप लोगों का दिल से स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं जिस तरह से आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं उससे पता भी चल रहा है कि आप लोग वाकई में बहुत अच्छा सीख रहे हैं। आप वीडियो पे लगातार जो कमेंट करते रहते हैं लाइव देखते वक्त, तो वो भी बहुत अच्छे हैं और बस इसी को जारी रखिए। बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। अब नाउन का एक और अगला पार्ट, हमने जो कल कैटेगराइजेशन सीखा था उस जिसके अंदर आपने काफ़ी सारे अच्छे जवाब भी दिए, उसके बाद एक और तरह से हमें कैटेगराइजेशन करना होता है और नाउन का ग्रामेटिकल यूज़ के हिसाब से, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन की पोजीशन किस किस जगह पे आती है उसके हिसाब से नाउन का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, हमें वो समझना है आज। तो हमारे लिए जो आज का टॉपिक हुआ वो हुआ नाउन को हमें डिवाइड करना है केस में। अब केस से मतलब है नाउन यूज़ कैसे हो रहा है। समझिए इस बात को, अगर नाउन कभी सब्जेक्ट की तरह से यूज़ होता है तो उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? बोल के बता दो एक बार। सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होने का मतलब हुआ जब नाउन यूज़ होता है, नाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के तौर पे नाउन को यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ मोहित सॉ मी यस्टरडे, वेरी बेसिक सेंटेंस, इजीली यू कैन सी कि इस सेंटेंस में सो अपने आप में क्या है? एक वर्ब है और इस वर्ब को करने वाला कौन हुआ? मोहित। मोहित किसी इंसान का नाम हुआ। अगर मैं आपसे टाइप ऑफ नाउन पूछूं, किस तरह का नाउन है ये? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो प्रॉपर नाउन, किसी इंसान का प्रॉपर नाउन। मोहित ने मुझे देखा। अब ये नाउन यहाँ पे इस सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं? एक सब्जेक्ट का, तो इसीलिए ये नाउन कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। अब इसी में सेकंड कैटेगरी आपके सामने आती है, अगर मैं दूसरा हम समझने की कोशिश करें, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। बड़ी आसानी से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जहाँ पर नाउन यूज़ किया जाए एज अ सब्जेक्ट, नहीं भाई, क्या? ऑब्जेक्ट, करेक्ट। जब नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के लिखूं, आई सॉ मोहित यस्टरडे। आप देखिए, ये तो हुआ टाइम कि कब देखा, मैंने देखा। वर्ब है, वर्ब को करने वाला ये सब्जेक्ट है, लेकिन किसको देखा? इस वर्ब को रिसीव करने वाला मोहित हुआ। तो मोहित यहाँ पर वो नाउन है जो किस तरह से फंक्शन कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात बड़ी आसानी से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए दो और इम्पोर्टेंट बातें। ऑब्जेक्टिव केस आपको समझ में आया अभी? क्या? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और इसी की जो तीसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। बोल के बताएं क्या लिखा है मैंने एक बार? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, जब आप किसी भी इंसान को नाम लेकर पुकारते हो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी नाउन है या फिर जो भी प्रोनाउन है, उसके लिए आप उसका नाम, इंडिविजुअल नाम लेकर उसे जब पुकारते हो तो वो वोकेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ सुनिधि यू सिंग वेल। अगर मैंने लिखा सुनिधि यू सिंग वेल, समझिए सेंटेंस में वर्ब क्या है? सिंग, ये आपकी वर्ब हुई। वर्ब को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। वर्ब को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। अगर मैं इसी जगह पे बात करूं तो इस सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यू। गाया किसने भाई? कौन गाता है? तो यू गाता है। अब यू का नाम क्या है? सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें सब्जेक्ट का अलग से नाम लेकर संबोधित किया गया हो, उसी को आप क्या कहोगे? उसी को आप क्या कहोगे? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। इसको डीपली समझने की अभी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग मेरे साथ नरेशंस सीखेंगे तब आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि वोकेटिव केस क्या होता है। एक चीज़ का ख्याल रखें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे सिलेबस में बीच में कहीं पे भी आती हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ सिर्फ तब दूंगा जहाँ पर आपको ज़रूरत है। बीच में वो चीज़ें डालकर उनको मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि आप वो चीज़ सीखें जिसको सीखने से आपका चैप्टर क्लियर हो, ना कि उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसकी ज़रूरत हमें नरेशंस में है, वहीं पे सीखेंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है नाउन का इस तरह से यूज़ कि वो किसी के लिए संबोधन एड्रेसल का काम करे, यानी कि एड्रेसल पर्पज़ के लिए, अगर एड्रेसल पर्पज़ के लिए कोई भी नाउन यूज़ किया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? वोकेटिव केस में। इसी को आप बदल सकते हैं। मैं कहूँ आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू फ्रेंड, आई लाइक यू माई फ्रेंड। अगर मैंने कहा आई लाइक यू माई फ्रेंड, तो ये यू कौन है? ये फ्रेंड ही तो है। तो ये फ्रेंड अपने आप में कौन से केस में हुआ? अगेन वोकेटिव केस में। बड़ा ही आसान है। अब आते हैं नाउन के फोर्थ और लास्ट केस के ऊपर। कौन से केस पे? फोर्थ और लास्ट केस क्या है? आप में से किसी कोई अनुमान लगाएगा कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, और जो फोर्थ केस होता है जिसे हम कहते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, उसे कहा जाता है पॉसेसिव केस। बोल के बता दीजिए एक बार मेरे दोस्तों, पॉसेसिव केस। ठीक है, पॉसेसिव का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आप भी किसी ना किसी के लिए पॉसेसिव होंगे, या फिर कोई ना कोई आपके लिए पॉसेसिव होगा। हाँ, मैं आपके फैमिली मेम्बर्स की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पॉसेसिव हैं। आप घर से बाहर कदम रख के देखो, एक चाटा पड़ेगा। अब इसलिए नहीं कि नफरत है, वो इसलिए है क्योंकि आपको लेकर पॉसेसिव हैं कि कहीं आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, समझिए अब पॉसेसिव केस का मतलब हुआ, देखो ये शब्द आया कहाँ से है? ये शब्द एक वर्ब से आया है, जो वर्ब है पॉसेस, और इस पॉसेस का मतलब होता है अधिकार जताना, किसी पर अधिकार जताना, या फिर इसी पर को आप एक दूसरे नाम से जान सकते हो, ऑन करना, किसी चीज़ पे स्वामित्व रखना। ठीक है, तो ये वहाँ से आया है। तो यानी कि ये वो शब्द हैं जब किसी भी नाउन को आप पॉसेसिव केस में रखते हो तो वो किसी दूसरी चीज़ पर अपना अधिकार बताती है। समझिए इस चीज़ को। मैंने कहा कि जब आप नाउन को पॉसेसिव केस में रखते हो, जब आप नाउन को पॉसेसिव केस में रखते हो तो वो नाउन किसी दूसरी चीज़ पर अपना पोजेशन यानी कि अधिकार जमाती है या फिर दिखाती है कि देखिए मेरा अधिकार है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अब देखते हैं पॉसेसिव केस से किस तरह के रूल्स बनते हैं। अभी साथ साथ लिखने का काम रोक दें, साथ साथ आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि आप वीडियो देखते रहेंगे लगातार, बस एक बार सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड टाइम जब भी आप वीडियो देखें तब इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा, अभी जैसे कि वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप आराम से रेस्ट कीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर आप आराम से वीडियो के नोट्स बनाएं। दिन भर में आपके पास टाइम रहता है भाई, है ना, तो आप बना सकते हैं। और ये मौका जो आपको मिला है दिन भर घर पे रहने का, सबसे बेहतर मौका है। उसके बाद में वही आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शादियों में पार्टियों में बिज़ी हो जाओगे, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बेफालतू के एक्सक्यूजेस दोगे, यार पढ़ने बैठता हूँ, वो उसकी शादी आ गई, मामा के लड़के की आ गई, या फिर भाई मेरे दोस्त ने मुझे बुला लिया, यार घूमने चले गए। अब कोई बहाना नहीं है, सिर्फ आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। सोच के देखो, पढ़ने वालों के लिए तो ये एकदम से गोल्डन टाइम आया है, यूटिलाइज़ कीजिए इस टाइम को। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा पॉसेसिव केस को हमें समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वो जगह है जहाँ से एग्ज़ाम हमें सबसे ज़्यादा घायल करता है। जगह जगह पर अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं इसके, और ये पॉसेसिव केस समझने के लिए हमें 2 क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्लास आज हमने शुरू कर दी है और कुछ लिमिट तक इसे लेके जाएंगे। बचे हुए जो बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक्स हैं इस पॉसेसिव केस के, वो कल भी आपको मिलेंगे। आज की क्लास समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े हुए आगे वाले हैं, लेकिन कल के जो टॉपिक्स होंगे वो आपके हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और नो डाउट जब आप स्पीकिंग इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल मेकिंग मिस्टेक्स रिलेटेड दिस थिंग। इससे जुड़ी हुई गलतियाँ लोग स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन पीपल, बट अ नेटिव स्पीकर और अ person who has good English in speaking or in any term never makes such kind of mistakes. So you need to know these things, right? Come,
पॉजिटिव केस का मतलब अभी आपने समझा, किसी पे अधिकार बताना। ये लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैंने तीनों केस का लिखने का टाइप बताया कि सब्जेक्ट वाला ऐसे आता है, ऑब्जेक्ट वाला ऐसे आता है, और जो फिर तीसरा जो हमारे पास केस आया वोकेटिव केस, वो किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन पॉजिटिव केस समझिए, जब आप किसी भी पॉजिटिव केस का मतलब जब आप किसी भी नाउन को पॉजिटिव केस में लिखना चाहते हो तो वो सेंटेंस के किसी भी हिस्से में आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लिखा किस तरह से होगा? जो भी नाउन होगा उसके साथ ये जो ऊपर की वाला जो कोमा है, जो ऊपर वाली कोमा है, ये कोमा आपको देखने को मिलती है और उसके साथ आपको लिखा हुआ मिलता है एस। इस कोमा की वजह से ये नाउन किस में आता है? पोजीशन में आता है। इसको, ये जो ऊपर वाली कोमा है, इसे कहा जाता है एपिस्ट्रफी। क्या कहा जाता है? एपिस्ट्रफी। अरे भाई अपोस्ट्रॉफी नहीं, एपिस्ट्रफी। बड़े प्यार से बोलिए, बड़े प्यार से बोलिए, एक बार कोशिश कीजिए। एपिस्ट्रफी, हाँ बोल के देखिए एक बार। अभी आप बोलेंगे, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे 3 के काउंट पर, 1 2 3, एपिस्ट्रफी। वेरी नाइस, एपिस्ट्रफी। सो एपिस्ट्रफी एस आपको यूज करना होता है किसके साथ? नाउन के साथ। उससे क्या होगा? ये पॉजिटिव केस में आ जाएगा। लेकिन हक किस पे बताया? अधिकार किस पे? क्या इसका इसी पे? नहीं, इसके बाद में आपने जो नाउन लिखा उसी के ऊपर इस नाउन का हक हो जाएगा। यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक बताने के लिए आपने क्या यूज किया? एपिस्ट्रफी एस। अब समझिए, मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूं, मैंने लिखा राहुल्स फोन। समझिए, ये जो फोन है अपने आप में किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। नाम को ही आप क्या कहते हैं? नाउन। इस नाउन पर हक किसका है? राहुल। कैसे पता? राहुल अपना नाउन है ही। इस नाउन के साथ ये अपोस्ट्रॉफी और एस जब आपने देखा तो इस राहुल का हक बताया गया किस पे? इस फोन पे। तो राहुल का फोन, राहुल्स फोन। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से पोजीशन बताते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इस तरह से उसका पोजीशन बता सकते हैं। अब इसमें कंसेप्ट्स क्या हैं ये हमें समझना होगा। ठीक है, अब समझिए, ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप पोजीशन बताएंगे। अब इसको अभी थोड़ी सी बात समझिए। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये वो नाउन है, या फिर इसकी जगह पर मैं नाउन ना लिखकर लिख देता हूँ पोजीशन। पोजीशन मतलब जिस चीज़ के ऊपर हक आया है, जिस चीज़ के ऊपर अधिकार शो किया गया है, बताया गया है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात, आप पॉजिटिव केस में एक चीज़ समझेंगे कि पॉजिटिव केस हमेशा लिविंग के साथ ही, जो भी चीज़ें लिविंग है यानी कि जीवित हैं, जीवित चीज़ों, जीवित जानवरों, इंसानों के लिए ही आप क्या यूज़ करोगे? इसी के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हो। किस लिए? पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर मैं कहूँ, फिर से वही बात, कही गई बात के हमेशा 2 मतलब होते हैं। मैं कहूँ मैं दिल में आता हूँ तो मतलब दिमाग में नहीं आता। अरे भाई उल्टा करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं शाम में पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब मैं दिन में नहीं पढ़ाता। कही गई बात के मतलब 2 होते हैं। अगर मैंने कहा कि लिविंग के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं तो यकीनन इसी का एक सेकंड मतलब निकल के आता है, और वो क्या कि हम नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। यानी कि इसके साथ अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है तो इसे ग्रामर गलत मानता है। ठीक है, समझिए, अगर मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने लिखा था आपके सामने राहुल्स फोन। देखिए अपोस्ट्रोफी किसके साथ लगा है? राहुल, किसी इंसान का नाम है, लिविंग हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम, बहुत ही फेवरेट शब्द हैं आपके एग्ज़ाम्स के, आपका एग्ज़ाम आपको लिख कर देता है, जैसे कि देता है फेंस ब्लेड, एग्ज़ाम आपको लिख कर देता है कार्स स्पीड, या फिर लिख के दिया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, चेयर्स लेग। तो आप मुझे बताएं, फैन अपने आप में क्या है सर? नॉन लिविंग, इसी वजह से इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस गलत हुआ। चेयर के साथ में जो कार के साथ में जो अपोस्ट्रोफी एस लगा, कार भी तो नॉन लिविंग है, अपोस्ट्रोफी एस गलत हुआ। चेयर के साथ में एस लगा हुआ है तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, यानी कि इनके साथ आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। यहाँ तक की बात समझ में आई?
अब बात ये है कि क्या हम इनके साथ नहीं लगा सकते, हम नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, तो पोजीशन बताएं कैसे? क्या हम पोजीशन बताएंगे? यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपको छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। पोजीशन का मतलब हुआ हक, यानी कि अधिकार, और ये अधिकार कौन बता सकता है? जो लिविंग है वही तो बता सकते हैं भाई। अगर मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इस मार्कर का कैप हटाकर मैं दूसरी जगह रख दूं और इसके ऊपर दूसरे मार्कर का कैप लगाऊं, क्या इस मार्कर की तरफ से या इस कैप की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन होगा कि ये मेरा कैप नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए? भाई ये कैप कहेगी मैं तो दूसरे मार्कर की हूँ, ये कहेगा वही दूसरा मार्कर का वो जो इस मार्कर का जो कैप है वो बैठा बैठा वहाँ पे कह रहा होगा कि मेरी सोतन कहाँ पहुँच गई है। नहीं ना, ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होना। नॉन लिविंग थिंग्स पोजीशन बता नहीं सकते, इसीलिए उनको पोजीशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। कब नॉन लिविंग पोजीशन बता नहीं सकते, लेकिन आप देखिए लिविंग पोजीशन अपनी ज़रूर बताते हैं। अगर आपका आपका कोई भी फ्रेंड है तो आप कहोगे ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। भाई है तो आप कहोगे मेरा भाई है। हम पोजीशन बताते हैं हमेशा। आप किसी गाय के बछड़े को आप देखे होंगे, कभी भी गाय के पास में अगर वो है, आप उसे हाथ लगा के देखिए, आप उसे छोटे बछड़े को छूने की कोशिश करके देखिए, गाय बताएगी आपको कि उस पर पोजीशन उसका है कि नहीं है। हुआ है कभी किसी, या फिर कभी किसी पपी को उठाते वक्त कोई डॉगी आपके पीछे पड़ा हो? हाँ, ऐसे किसे याद करो तो वो पोजीशन ही तो है। यानी कि पोजीशन कौन बता सकता है? लिविंग। इसीलिए ऐसा बनाया गया है। लेकिन फिर भी हम बोलते तो हैं इस पेन की कैप, पेन की ब्लेड, या फिर मैं कहूँ कि भाई चेयर की लेग, बोलते तो हैं। तो उसी बोलने के लिए, यानी कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो हम बोले कैसे? पोजीशन तो बना नहीं सकते, पॉजिटिव केस बना नहीं सकते। इसीलिए ग्रामेरियंस ने इसके लिए एक और सोल्यूशन निकाला कि इनको हम किस तरह से बोलें या फिर किस तरह से लिखें, उसे समझने की कोशिश करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखा था टेबल्स लेग, या फिर चेयर्स लेग, मान लो एक ही बात है, टेबल्स लेग, ठीक है। अभी हमने समझा कि इस टेबल के साथ ये नॉन लिविंग होने की वजह से हम इसे अलाउ नहीं करते। तो ग्रामेरियंस का जो ये है रूल, वो कहता है कि इस लेग को आप सबसे पहले लिखेंगे, इस लेग को सबसे पहले लिखेंगे लेग, क्योंकि हम टेबल के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, इसीलिए इसको हटाया जाए। और प्रेपोजिशन संबंध बताने वाली कौन सी होती है? ऑफ। संबंध बताने वाली प्रेपोजिशन कौन सी होती है? ऑफ। लेग ऑफ। इस फिर जिसके साथ संबंध बताना है उसको आपने सबसे बाद में लिखा, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल। अब मैं आपके सामने 2-3 फ्रेज को लिख के देखता हूं और आप लोगों को अपने अपने आंसर्स इमीडिएटली चैट के अंदर कमेंट में डालने हैं। अगर मैं लिखूं, थोड़ी देर पहले मेरे सामने आया था कार्स स्पीड, क्या किया जाए भाई? कार्स स्पीड क्या होगा? आंसर कीजिए। अगर यहाँ पे लिखा जाए, एक और मैंने लिखा था फेंस ब्लेड, फेंस ब्लेड, या फिर मैं लिख दूं मार्कर्स इंक, क्या होगा? कार्स स्पीड। जी हाँ, इस स्पीड को आपको सबसे पहले लिखना हुआ, स्पीड, क्योंकि आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, तो इसको हटाकर आप संबंध बताने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो कौन सी हुई? ऑफ। स्पीड ऑफ। किसकी बात हो रही है? कार। ठीक इसी तरह से आपने इसका अपोस्ट्रोफी एस हटाया और आपने लिखा ब्लेड ऑफ फैन, या फिर हो सकता है मार्कर्स इंक, तो इसे आप करेंगे इंक ऑफ मार्कर। Am I clear? Exactly, I must be clear, right? सो ये चीज़ें आपको समझ में आई। हमने सीखा आप लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते, नॉन लिविंग लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। उनको लिखने का फॉर्मेट जो हुआ, उनको लिखने का जो फॉर्मेट हुआ वो ये हुआ कि पोजीशन सबसे पहले आता है, फिर आपका ऑफ आता है, और फिर वो नाउन आता है जिसके साथ आप पोजीशन बताना चाह रहे थे। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें। अब हमें एक छोटी सी बात और सीखनी है। मैं आपके सामने कुछ 2-4 छोटी छोटी बातें लिखने वाला हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा और वो हमारी क्लास का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
आज की क्लास के लिए वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी हम सीखने वाले हैं। समझिए, अभी अभी मैंने कहा कि नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिखते। कई सारी किताबें, कई सारे ज्ञानी यूट्यूब पे भी हैं और काफ़ी अलग अलग जगह पर कोचिंग्स में भी ऐसा कुछ कहते हैं कि इस बात का एक अपवाद है, इस बात का एक अपवाद है। कौन सी बात का? नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी तरह का कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नाम की चीज़ कोई नहीं है, बस एक डिफरेंट कंसेप्ट फॉलो होता है। अब वो कंसेप्ट जहाँ पर नहीं पता वहाँ पर लोग कहते हैं कि अपवाद है। भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे साथ अपवाद जैसी कोई चीज़ नहीं सीखने वाले हैं। आप एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे तो आप तोड़ पाएंगे। अब जो सो कॉल्ड अपवाद है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बुक्स कहती हैं नॉन लिविंग के अंदर कि आप टाइम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। बुक्स कहती हैं कि आप टाइम की बजाय, जैसे कि अगर मैं कहूँ प्लेस, जगह, अरे भाई प्लेस भी तो अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग ही तो है, आप प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। वो कहती है आप जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, क्या है, सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ये किताबें कहती हैं, भाई मैं नहीं कहता, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि इन तीनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। मेरे दोस्त कुछ सोच रहे होंगे कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, तो सेलेस्टियल बॉडी का एक सिनोनिमस देख लीजिए और वो होती है हेवनली बॉडी। क्या होती है? हेवनली बॉडी। आपको वन वर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएससी जैसे एग्जाम्स में वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि क्या होता है सेलेस्टियल बॉडी, तो वो होगा लाइक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में फ्लॉट करते हुए ऑब्जेक्ट्स, तैरते हुए। फ्लॉट का मतलब तैरना, जो ब्रह्मांड में जो तैर रहे हैं बिना किसी दूसरी मदद के, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं चीज़ों को आप क्या कहते हो, सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि मून है या फिर प्लैनेट है, स्टार हैं, इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं को हेवनली बॉडी कहा जाता है। तो ग्रामेरियंस का ये कहना है, आई होप आप ये चीज़ें लिख लेंगे बाद में, ग्रामेरियंस का ये कहना है कि इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। इसके हिसाब से हुआ। टाइम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने कहा, मैं कहूं मंडेज ऑफ, भाई टाइम के साथ अपोस्ट्रोफी एस हुआ, ठीक। अगर मैं लिखूं प्लेस, तो प्लेस के लिए मैंने लिखा जयपुर's क्लाइमेट, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा मून्स सरफेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ क्या ये चीज़ें ठीक हैं? क्या इनके साथ, अभी अभी मैंने कहा आपकी बुक्स ऐसा कहती हैं कि इनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं, तो क्या ये ठीक है? आप इनमें से हो सकता है आप लोग बुक्स के हिसाब से जाएंगे तो इनको सही मार्क करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी होगी। इस तरह का कोई रूल ग्रामर में नहीं है। रूल ये नहीं है, रूल एक्चुअल में जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। कौन सा रूल है? पर्सोनिफिकेशन का। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ये भी वन वर्ड में पूछा जाता है। व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका बोल के मैं एक बार लिख देता हूं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज इफ दे आर लिविंग। ये लिविंग लिखा है, नजर आ रहा होगा आपको। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि निर्जीव चीज़ों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाए जैसे कि वो सजीव हों। इसी चीज़ को क्या किया? पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि अगर मैं कहूँ मार्कर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, ये मार्कर हम मुझसे बहुत प्यार करता है। अब प्यार करने का काम क्या ये मार्कर कर सकता है? कर सकता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि ये करता है। भाई चीज़ों को हम कहते हैं। कभी कभी आप टीवी पे नहीं देख रहे हो तो आपको लगता है कि भाई
लाइक दोपहर में आपके घर वाले सो रहे हैं, मान लो कि दोपहर में आपकी फैमिली सो रही है और आपको टीवी देखने का मन हुआ, नींद नहीं आ रही क्योंकि पूरी रात भर तो आप लेट सोए थे, फिर इस वजह से लेट उठे, तो अब आप टीवी देखना चाह रहे हो, टीवी की वॉल्यूम अचानक से तेज़ हो जाती है, ठीक है। अब आपको लगता है घर वाले जागेंगे या डांटेंगे, आप रिमोट उठाते हो, आवाज़ कम करते हो, आवाज़ कम नहीं हो रही होती है, रिमोट चल नहीं रहा, रिमोट फंक्शन नहीं कर रहा है, आप क्या करते हो, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, तो आपने रिमोट से बात करी, क्या रिमोट आपको पलट के जवाब देगा, बेटा आज तो तेरे लाफे लगने के बाद ही चलूँगा, कभी जवाब देगा? मुझे नहीं लगता रिमोट कभी जवाब देने वाला है। लेकिन फिर भी हम ट्रीट करते हैं इसको इस तरह से। लेकिन हम एक और गाना कितना प्यारा है, आप सिनेमा को देखिए, सिनेमा में काफ़ी सारे पर्सोनिफिकेशन मिलेंगे आपको। चांद छुपा बादल में शर्मा के, अरे भाई चांद छुपता है, हा? मतलब कोई उसे देख रहा है, वो शर्मा के लाल होके और छुप गया हो कहीं दूसरी जगह जाके, ऐसा पॉसिबल है क्या? वो अपनी जगह पर है भाई, बादल आगे से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कहीं नहीं छुप रहा। छुपने का बाहर आने का काम इंसान करते हैं। यानी कि अब आपने चांद को ऐसा कुछ करने, उसको इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि वो इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि सजीव करते हैं। एग्जैक्टली इसी को क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन। जब इन चीज़ों का या फिर किसी भी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन किया जाए, उस वक्त वो एपोस्ट्रोफी एस उसके साथ सही है। और क्यों सही है? पर्सोनिफिकेशन मतलब आप ट्रीट कैसे कर रहे हो भाई? लिविंग की तरह से। और देखो लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। जब आप उसे ट्रीट ही एपोस्ट्रोफी मतलब लिविंग की तरह कर रहे हो तो फिर कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली तो दिस इज़ द वे यू नीड टू लर्न। अब आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन तीनों को हटाकर आप यहाँ पर लिख सकते हो पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग का अगर पर्सोनिफिकेशन हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। अब समझते हैं इन तीनों एग्जाम्पल पे। अगर मैं कहूँ मंडे की छुट्टी, आप मुझे बताओ क्या मंडे छुट्टी लेता है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप संडे को सोए और मंगलवार को सुबह उठे हो? नहीं ना भाई, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हुआ हो उस दिन समझ लीजिए कि आप किसी दूसरे लॉक में उठे हैं, आपका पृथ्वी लॉक से कार्यकाल समाप्त हो चुका है। भाई ऐसा तो वहीं होता होगा, ईगोला पे तो नहीं। तो मंडे क्या कभी छुट्टी नहीं होता? मंडे तो आएगा, छुट्टी आप लेंगे। यानी कि मंडे का आपने क्या किया? पर्सोनिफाई किया, पर्सोनिफिकेशन हुआ है, इसीलिए इस फ्रेज में एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, जयपुर क्लाइमेट, जयपुर का क्लाइमेट, तो ये तो जियोग्राफिकल कंडीशन हुआ ना भाई। जयपुर का क्लाइमेट जयपुर का ही है, उसी जगह का है। क्या इंसानों का क्लाइमेट होता है? इंसान का क्लाइमेट, मेरा कोई वातावरण है, मैं अपने आप ऑक्सीजन छोड़ने लगता हूँ, भाई खैर वो तो नेचुरली हो ही रहा है, लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन बनाने लगता हूँ, मेरे अंदर नाइट्रोजन, हीलियम जितनी भी गैसेज हैं वो सब बन रही हैं, या फिर मेरे अंदर हवाएं चल रही हैं, मेरे अंदर भूकंप आ रहा है, नो। तो ये सारी चीज़ें, जयपुर के क्लाइमेट की बात हुई तो वो जयपुर का ही है, यानी कि इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं है। पर्सोनिफिकेशन नहीं तो इसके साथ ये गलत हुआ। अब मेरे प्यारे दोस्त इसका कमेंट में आंसर देंगे कि जयपुर का क्लाइमेट, जयपुर क्लाइमेट को हम किस तरह से सही कर सकते हैं। याद कीजिए थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको। ये अगर गलत है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जा सकता, तो सही कैसे किया जाएगा? मून्स सरफेस, तो इसको क्या भाई, सतह, इंसानों की सतह की तो बात हो नहीं रही, मून के ही सरफेस है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन नहीं है। तो यानी कि इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस गलत हुआ, सरफेस नहीं हो, यहाँ पर मून सरफेस नहीं होगा। क्या सही होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब इन्हीं के साथ सही अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना हो मुझे, अगर मैं कहूँ जयपुर पॉपुलेशन, जयपुर की आबादी, तो ये बिल्कुल सही होगा। जयपुर के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद मैंने लिखा पॉपुलेशन, या फिर जयपुर लव, जयपुर का प्यार, तो भाई जयपुर जैसी ज़मीन मुझे आके प्यार थोड़ा ना कर रही है, वहाँ के लोग प्यार करते हैं। या फिर मैं कहूँ जयपुर की पॉपुलेशन, जयपुर के ज़मीन में लोग नहीं उगते हैं, वहाँ के लोग उगाते हैं। आई मीन भाई प्रोडक्शन वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है, तो वो ठीक होगा। अगर दूसरी बार अगर मैं कहूँ मून सरफेस, ये तो बिल्कुल गलत है, इसको ठीक करना हुआ तो मैं कहूँ, जैसे कि मैं कहूँ मून्स ब्यूटी, चाँद की खूबसूरती। अरे भाई वो चांद जैसा है वैसा है, खूबसूरत होना बदसूरत होना ये कौन तय करता है? ये इंसान तय करता है। तो ब्यूटी वाली जो चीज़ है वो सिर्फ ओपिनियन, आपके विचारों पर निर्भर करती है, और विचार किसके होते हैं? जो लिविंग होता है उसके। तो मून्स ब्यूटी होते ही ये फ्रेज एकदम से ठीक हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात?
तो यहाँ तक की बातें आप बड़े अच्छे से समझिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन लिखी हुई कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ समझाने लायक चीज़ें इसमें से आएंगी जिनको मैं आपको इस तरफ समझा दूंगा मिटाने के बाद। चलो अभी मिटा ही देते हैं। आप ये चीज़ें नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पीकिंग में इनका ज़रूर ख्याल रखें। और फ्रेज़ ही तो सीखा है आपने, स्पीकिंग में बहुत काम आने वाली है आपके। आप बहुत बार बोल देते हैं प्लीज़ कम टू माई होम। कोई सामने वाला पूछता है भाई घर का कलर कैसा है, ओके आप बोलते हो माई डोर्स कलर्स इज़ ग्रीन, दरवाजे का कलर, दरवाजे का कलर। अब डोर्स कलर, दरवाजे का कलर, आपने बोल तो दिया डोर्स कलर, लेकिन गलत है। डोर अपने आप में नॉन लिविंग है, इसके साथ एस नहीं लगा सकते आप, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। आप समझिए, लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स फादर एब्डिकेटेड हिज पोस्ट ऑफ MD। नज़र आ रहा होगा MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड के पिता ने एब्डिकेट कर दिया क्या, MD की पोस्ट। इस एब्डिकेट का मतलब बता देता हूँ मैं, इसका मतलब होता है अबेंडन करना। क्या होता है, अबेंडन। अबेंडन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को त्यागना, छोड़ देना, ठीक है, गिव अप करना। तो उन्होंने क्या किया, त्याग दिया, उन्होंने इस MD की पोस्ट को त्याग दिया। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? हम सीख रहे हैं भाई माई फ्रेंड्स फादर, ये रहा वो नाउन जिसके ऊपर पोजीशन बताई गई है। तो क्या ये ठीक है भाई? फ्रेंड अपने आप में नाउन है, नाउन के साथ क्या लिखा हुआ है, SEIS, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, सॉरी अपोस्ट्रोफी S, पोजीशन बताया जा सकता है। फ्रेंड लिविंग है तो ये बिल्कुल ठीक हुआ। अगला सेंटेंस, आम्रपाली बाग्स वॉल वॉज पेंटेड रिसेंटली। आम्रपाली बाग की दीवार अभी हाल ही में पेंट की गई। अब मुझे बताएं, आम्रपाली बाग ये तो जगह का नाम हुआ भाई, एक बाग है, जगह का नाम है। उसकी दीवार, दीवार बिल्कुल जगह की होती है भाई। ये नॉन लिविंग वाली बात हुई, नॉन लिविंग ना ही पर्सोनिफिकेशन है, नॉन लिविंग नाउन है, पर्सोनिफिकेशन है नहीं, तो अपोस्ट्रोफी एस गलत हुआ। फिर समझिए, जलियांवाला बाग्स मसकेयर। मसकेयर का मतलब क्या होता है? मसकेयर का मतलब क्या होता है? मसकेयर का मतलब होता है नरसंहार, मास किलिंग। आप ऐसे समझिए इसको, मास किलिंग। मास किलिंग का मतलब हुआ जब एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जलियांवाला बाग के लोग थे क्या जो मरे? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब ऐसा हत्याकांड जो जलियांवाला बाग ने किया? नहीं ना, पर्सोनिफिकेशन है भाई, उस जगह के ऊपर किया गया, ठीक है। हुआ तो अंग्रेज़ों ने किया था वो एक तरह से, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, इसीलिए इसका अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। मास किलिंग यानी कि इकट्ठी संख्या। इसी का एक और सिनोनिमस आप लिख सकते हो, जेनोसाइड। हालांकि इनमें थोड़ा फ़र्क है, जेनोसाइड और मसकेयर में। मसकेयर के अंदर जो सामने आए सबको काटा, और जेनोसाइड का मतलब लाइक एक तरह की नस्ल पर ही हमला करना, ठीक है। तो इज़ अ स्टिग्मा ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह का स्टिग्मा है। स्टिग्मा का मतलब हुआ एक कलंक, बैड स्पॉट या फिर ड्रॉबैक, किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट, ये है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। चिल्ड्रंस एटीट्यूड मस्ट बी सेप्टिकल। चिल्ड्रंस एटीट्यूड मस्ट बी सेप्टिकल। गौर से देखिए, चिल्ड्रन के साथ लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस। चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो क्या हम प्लूरल नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब समझिए आप तीसरी बात, सॉरी एक तीसरे नंबर का पॉइंट हम समझ चुके हैं, और वो था कौन सा? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब समझिए फोर्थ नंबर पे कि नाउन कैसा भी हो, नाउन चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों के साथ क्या लगा सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो चिल्ड्रन प्लूरल है और इसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसानी से लगाइए। चिल्ड्रंस एटीट्यूड, बच्चों का नज़रिया कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सेप्टिकल। सेप्टिकल का मतलब होता है लाइक एक ऐसा बच्चा जो हर चीज़ को जानना चाहता है, यानी कि बार बार क्वेश्चन पूछने वाला, हर चीज़ में शक से या फिर कहो जिज्ञासा
जिज्ञासा से कि भाई ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ से आया, ये कैसे मिला। तो बच्चों का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, और जब उनके आंसर्स उन्हें मिलेंगे वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सेप्टिकल, इसी का एक सिनोनिमस वर्ड आप लिख सकते हो, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इसका मतलब हुआ कि वो बच्चा सिर्फ सुन के मानता नहीं, उसके बारे में पूछता है, जानता है, तब जाकर उन बातों पर भरोसा करता है। उसी को कहते हैं सेप्टिकल एटीट्यूड। ठीक है, अगला सेंटेंस। तो क्या इस सेंटेंस के अंदर ये हम देख ही चुके हैं, ये ठीक है भाई। माई फ्रेंड इज फॉलोइंग कोर्ट्स ऑर्डर। अब एक बात बताओ भाई, कोर्ट अपने आप में कोई इंसान है क्या? क्या इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है? आंसर, क्या कोर्ट्स ऑर्डर ठीक है? आंसर कीजिए बड़े आराम से। कोर्ट्स ऑर्डर शब्द लिखा हुआ ठीक है क्या? अरे बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि माय फ्रेंड इज़ फॉलोइंग कोर्ट्स ऑर्डर। ऑर्डर जो है, जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कोर्ट ने दिए हैं या कोर्ट में बैठे हुए जज ने? जाहिर सी बात है वहाँ बैठे हुए जज ने। तो यानी कि कोर्ट का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, कोर्ट को कोर्ट ना समझकर कोर्ट का जज माना गया, कोर्ट को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान माना गया। इसीलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन के दायरे में इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सेंटेंस। समृद्धि इज ऑस्टेंटेशियस, समृद्धि इज ऑस्टेंटेशियस अबाउट हर कार्स प्राइज। क्या ये ठीक है? सॉरी, इसमें ये अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ नहीं है। नाउ लेट मी राइट इट अगेन। कार्स प्राइस, ठीक है, लिखा हुआ है समृद्धि ऑस्टेंटेशियस है अपनी कार की कीमत के बारे में। तो ये कार अपने आप में नॉन लिविंग कीमत भाई चीज़ों की होती है। इंसान तो लाइक भाई उसकी कोई वैल्यू, मतलब उसको कोई कीमत नाप नहीं सकते, एक तरह से उसकी कोई कीमत नहीं है जो लगाई जा सके। तो कार की प्राइस अपने आप में नॉन लिविंग नाउन है, किसी तरह का पर्सोनिफिकेशन नहीं। तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। तो सही क्या होगा? इसको सही करने के लिए क्या किया जाए? आपने जो प्राइस यानी कि पोजीशन जिस पे बताई है उसको सबसे पहले लिखा प्राइस, अपोस्ट्रोफी हटता है, ऑफ लगता है, जिसके साथ बताना है वो चीज़ आगे प्राइस ऑफ कार, यानी कि ये चीज़ गलत हुई, ठीक क्या हुआ? प्राइस ऑफ कार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सेंटेंस देखिए। ओके, ये शब्द आपको परेशान कर रहा होगा, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस बोलिए 2-3 बार, एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑस्टेंटेशियस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब इंसान डींग हाँकने वाला हो, शोवी हो, दिखावा करने वाला हो, राइट। बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब क्या होता है भाई? फेंकने वाला, फेंकू, या फिर आप शोवी कर सकते हो, SHOWY, या फिर आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो हाई साउंडिंग। हाई साउंडिंग मतलब गा गा कर बताने वाला कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसे इंसान को आप क्या कह सकते हो? ऑस्टेंटेशियस कह सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका आखिरी सेंटेंस, लिखा हुआ है दिस क्वारंटाइन। भाई ये ई है लास्ट में, दिस क्वारंटाइन, इसकी स्पेलिंग तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा। दिस क्वारंटाइन इज स्टिफलिंग but it is the only way to save ours and family life। क्या ये सेंटेंस ठीक है? बताइए भाई। फैमिली अपने आप में क्या है? फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ तो कोई चीज़ नहीं होती है, फैमिली की लाइफ की बात हो रही है। तो यहाँ पर फैमिली के साथ क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफी एस। कैसे? क्योंकि फैमिली अपने आप में लिविंग है। लिविंग का अब हमने सीखा है नाउन के दौरान कलेक्टिव नाउन, और वो भी कॉम्पैक्ट कैटेगरी। तो ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी का नाउन है और यूज़ होता है लिविंग बीइंग के लिए, क्योंकि फैमिली किसकी होती है? लिविंग बीइंग की। तो लिविंग के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। क्या बाकी सेंटेंस ठीक है? बाकी सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है वे टू सेव आवर्स। ये गलती बचपन की, हमारी गलती, बचपन की गलती खूब की होगी। आपने लिखा होगा योवर्स, लिखा है योवर्स, इस तरह से ना लिखकर तो यूँ लिखा होगा योवर्स ना, योवर्स फेथफुल, योवर्स। तो क्या ये सही है? बताएं, समझिए। अब आप मुझे बताएं, जब आप अपोस्ट्रोफी एस किसी चीज़ में लगाते हैं, मैं एक छोटा सा नाम लिखता हूँ, राम, राम्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई? राम, और इसका मतलब हुआ का, ठीक है, राम का। ओके,
अब आप मुझे बताइए योवर, अकेले योवर का मतलब क्या होता है? मैंने सिर्फ योवर का मतलब पूछा है। योवर, इसका मतलब क्या हुआ? आपका। और इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस और लगाऊं तो एक और, आपका का, आपका का। क्या ये ठीक होगा? अरे भाई, जब ये शब्द अपने आप में हक बताने के लिए ही यूज़ हुआ है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक और चीज़ आपको समझ में आई कि आपके जो भी प्रोनाउन वाले जो शब्द हैं, प्रोनाउन के जो शब्द हैं, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना गलत है। इतनी सी बात याद रखें, प्रोनाउंस के साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता। अब कुछ लोग हो सकता है मुझे मैसेज करना चाह रहे हैं या फिर बताना चाह रहे हो, सर हमने इट के साथ में ऐसा कुछ देखा है, इस पे चर्चा होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये इट इज़ है। इट इज़ हेल्पिंग वर्ब है भाई, अपोस्ट्रोफी एस नहीं है वो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्टेड कोमा बोलते हैं इस ऊपर वाली कोमा को, अपोस्ट्रोफी नहीं। ठीक है, इसको और समझेंगे बाद में। तो यहाँ तक की चीज़ें शायद समझ आ गई होंगी। एक और वोकैबुलरी का वर्ड रह गया शायद आप लोगों का, लिखा हुआ है स्टिफलिंग। तो स्टिफलिंग का जो मतलब होता है वो होता है सफोकेटिंग। क्या होता है? सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब हुआ दम घुटने वाला, एकदम से जिसमें सांस लाने में मुश्किल हो, मतलब एक तरह से यू डू नॉट फील बेटर, आप बेचैन महसूस करते हो, ऐसी एरिया को, ऐसे सराउंडिंग को आप स्टिफलिंग कह सकते हो। तो क्वारंटाइन यानी जो एकांतवास है वो कैसा है? बड़ा ही दम घोटने वाला सा है, काटने को दौड़ता है, लेकिन यही एक तरीका है अपने आप की और अपने परिवार की लाइफ बचाने का। यहाँ तक ठीक है। ये आज की क्लास, इसी को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा और एक और वीडियो के अंदर इसकी बाकी की डिटेल समझेंगे गाइस, और इसके जो बहुत प्यारे प्यारे जो दूसरे रूल्स हैं उनको समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी जाते जाते लाइक करके जाएंगे सब लोग, और अगर आपको लगता है कि वाकई में इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है, तो इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।